देव, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से करा रहे हैं जिनके माता पिता शुरू से चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। चाहते तो वो थे कि एमबीबीएस करके डॉक्टर बने, लेकिन पीएचडी करके ही सही, लेकिन डॉक्टर वो बने। काफी लंबा संघर्ष भी किया क्योंकि गोल वही था, यूपीएससी सेलेक्ट होना। बहुत जिंदगी में अप एंड डाउन्स आए, लेकिन उनका मानना सिर्फ यही था, आप अपने आप को लगातार आईने में देखते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि कोई इंसान खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर उसके में कमियां हैं तो उसको कमियां नजर आएगी, और कमियों को अगर वो दूर करता है, वो इंसान निश्चित तौर पर अपने जीवन में जरूर सफल होगा। कमल हसन के बहुत बड़े फैन हैं, अपनी मूंछों के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2006 बैच के आईएएस अधिकारी एस भारतीदासन साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर एस भारतीदासन साहब, शुरुआत पुदुकोट्टई तमिलनाडु, जहां आपका जन्म हुआ है। सर, मैं थोड़ा सा परिवार के बारे में भी जानना चाहूंगा सर, जन्म स्थल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। या मैं पुदुकोट्टई से बिलोंग करता हूं, तमिलनाडु में एक जिला है, और ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था एक ज़माने में। तो राजा महाराजा इसमें जो राज किए थे, और पापा घर पे पापा है, मम्मी है, और 2 सिस्टर है, और वाइफ, और 2 बच्चे हैं, अभी 2 लड़के हैं। और पापा पेशे से शिक्षक थे, और मम्मी हाउसवाइफ है, और 2 सिस्टर है, एक डॉक्टर है और एक हाउसवाइफ है। शुरू से सर फर्स्ट पहला जो आता है वो नशा भी होता है हर इंसान का, कि मैं पहला आता हूं तो पहले ही आना है। शिक्षक जब पिता घर में रहते हैं तो अनुशासन भी बहुत तगड़ा रहता है। बहुत ज्यादा होना भी चाहिए। जैसे जो पापा इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाते थे स्कूल में, तो मैंने जो भी अंग्रेजी सीखा शुरुआत, जैसे जो 10वीं तक जो मेरा इंग्लिश ग्रामर जो भी मैंने सीखा, मैं अपने पापा से सीखा। और दूसरी बात, पापा एक बात कहते थे, क्लास में फर्स्ट रहना है भाई, उसके लिए आपको जो मेहनत करना कर लो, पर क्लास में तो फर्स्ट रहना है। तो मेरा जो सेकंड से लेके 8वीं तक मैं अपने क्लास में फर्स्ट रहा। 9वीं में नहीं हो पाया, तो फिर उसके लिए भी घर पे काफ़ी कुछ, जिसे मतलब एक तरह से जो मम्मी तो एकदम पीछे पड़े रहते थे, और पापा अपना जो अनुशासन के साथ साथ मारपीट यानी मतलब उस तरह की मारपीट नहीं है, जो एक तरह से जो क्या बोलना चाहिए, जब मार्क अगर ठीक से नहीं लाता था, पापा मुझसे बात नहीं करते थे 2 दिन 3 दिन, बहुत खराब लगता था भाई। तो फिर आपको लगेगा मतलब जो ठीक है, हमसे तो एक ही अपेक्षा है, तो हम पूरा क्यों कर लें, कैसे कर लें। क्यों करने वाली बात अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो कैसे करने वाली बात पे अगर जाएंगे तो फिर देन उस पर आप लग जाते। तो फिर 10th में फिर जब स्कूल फर्स्ट आया, तो फिर मम्मी पापा का मान बढ़ाया, ये मैं समझा। तो कम से कम वो मेरे को एक आईएएस ऑफिसर के रूप में देखना चाहते थे। वो मैं कैसे देखूं, मैं उसको मैं क्या करूं, क्या करके उसको मैं अचीव करूं, उस पे जो दिमाग चलने लगा। तो फाइनली जो आप जो कह रहे थे, जो संघर्ष की बात, तो उसके हिसाब से फिर दिन संघर्ष तो करना पड़ा, बट फाइनली तो बन गया हूँ। फिर कम से कम तो अभी दिल में एक सुकून तो है। मैंने जो अपने जो मम्मी पापा के साथ जो 12th में जो किया था, उसको मैंने ठीक कर दिया। आज के बच्चे सर, वो भी ये शो देख रहे होंगे, आज के बच्चों को आप कुछ बोल नहीं सकते। और हमारे जमाने में क्या सर, आपके जमाने में क्या, बहुत मार खाए हैं सर। और माता पिता की मार हमारे अच्छे के लिए होती है। उस समय हमको समझ में आता था, आज बन गए तो भी समझ में आती है सर, लेकिन आज के बच्चों को आप कुछ बोल नहीं सकते। आपको याद आता है उस समय जब कुटाई होती थी, वहां उस समय ग्रामर में कोई मिस्टेक, पढ़ाई में कोई मिस्टेक पिता की? भाई पापा बाकी कोई काम के लिए मैं ज्यादा मार नहीं खाया, पर ये जो पढ़ाते समय मैं बगल में बैठता था, तो उस समय जो अगर कोई भी अगर गलत अगर उत्तर दे दिया, तो फिर तुरंत एक वो हो जाता था। तो मेरे जो सिस्टर्स जो हाथ से की रूलर से सर? रूलर से भी मिलता है, उसके बाद हाथ से भी मिलता है। फिर पापा जो एक लंबा जो वो रखते थे, तो उससे भी मतलब शिक्षक थे, तो इसीलिए मतलब जो ये सब जो सामान्य बातें थी। पर मेरे जो दोनों सिस्टर जो है, वो कभी मेरे पापा के साथ नहीं बैठते थे इसी वजह से। पर मैं मार खा के भी मैं जाता था, बैठता था, क्योंकि जब क्लास में सवाल पूछते थे टीचर,
उस समय मुझे कहीं ना कहीं वो लगता था मैं वो सवाल बाकी लोगों के पहले मुझे आंसर करना चाहिए। जैसे अभी जो नशा की बात जो आपने जो बोली दिया, ये भी एक नशा है भाई। अगर आपने जो क्लास में अगर कुछ अच्छे काम के नाम से अगर आप जाने जाते हो तो ये काम जो है ना, ये बात हमेशा होते रहना चाहिए, बीच में ये जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं जाके बैठता था, भले ही मैं मार खाता था पर मैं पढ़ाई उन्हीं से ही मैं। पीसीएमबी मतलब बहुत साफ है सर कि मेडिकल में जाना था इसलिए सब्जेक्ट आपने लिया होगा सर। 12th में नंबर कम हो गए मैंने सुना सर, और जब एंट्रेंस एग्जाम है वो भी बहुत अच्छा नहीं गया, तो फाइनली एमबीबीएस में आप नहीं जा पाए। एमबीबीएस छोड़ के एग्रीकल्चर में आना, वो भी समय याद आता है आज? देखिए, उसमें जो एमबीबीएस के लिए जो जाना था, मार्क कम हो गया तो नहीं जा पाया। तो मम्मी पापा ने बोला, एक जो श्रेणी सुधार वाली जो बात होती है, यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहते हैं, तो सजेस्ट किए थे क्यों ना उसमें इम्प्रूवमेंट में एक दो सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट क्यों ना कर लेते। मैंने हाँ बोल के निकल गया। वैसे जो पढ़ाई के लिए जो चेन्नई एक रिश्तेदार के यहाँ जाके मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा था, तो दिल तो मन तो लगा नहीं भाई। एक बार अगर एक सब्जेक्ट अगर पढ़ लिए, दोबारा उसी को पढ़ना है तो उसी में एग्ज़ाम देना है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो एक जो क्या बोलना चाहिए, जमा नहीं एक तरह से। तो फिर एग्रीकल्चर की काउंसलिंग की जो लेटर आया घर पे, तो पापा बोले मैं जाके एक बार उनसे पूछ के आता हूँ, मुझसे पूछ के आने के लिए। मम्मी ने कहा जब वो मेडिसिन के लिए जो तैयारी कर रहा है तो आप जाके डिस्टर्ब मत करिए। नहीं, पापा बोला नहीं, एक बार जाके उनसे पूछ लेते हैं, अगर वो सही, वो अगर मना करेगा तो अलग बात है, पर पूछना तो बनता है। वो जैसे आया चेन्नई, मुझे पता नहीं था, जैसे आके बोला जो एग्रीकल्चर के लिए काउंसलिंग की लेटर आया है, मैंने बोला तुरंत हाथ जोड़ लिया मैंने, मैं जाऊंगा एग्रीकल्चर। उसके पहले जब 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो कुछ पिता ने उस समय कुछ बोला कि कुछ बोले ही नहीं, वो ज्यादा बड़ा धक्का लगा? वही एक तरह से जो अभी भी रोंगटा खड़ा हो रहा है मेरा, ठीक है, क्योंकि पापा शिक्षा विभाग में थे, तो मेरे से पहले ही मेरे पापा को मेरे मार्क पता चल गया। वो ऐसे ढूंढ रहे थे उसमें, मेरे स्कूल वाले जो मार्कशीट में मेरे नाम नहीं ढूंढे, पहले जो सबसे ज्यादा मार्क क्या है उसमें वो ढूंढे, फिर इस तरफ देखे तो मेरा नाम नहीं था। तो मार्क जैसे आया तो फिर मैं बाहर, स्कूल के बाहर जो गेट पे खड़ा था, पापा साइकिल में आ रहे थे, अभी भी वो दृश्य मुझे याद है। आके पूछे मतलब क्या हुआ, मैंने बोला अभी तक मार्क नहीं आया। बोले मार्क तो मुझे पता चल गया, यही आपका मार्क है, आप घर जाइए। कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोलना कभी ज्यादा, अगर डांटने से ज्यादा अगर जो बिना कुछ बोले निकल गए, वो इसीलिए मैं कह रहा था, वो जो एक विश्वास था मेरे ऊपर, वो मैंने पूरा नहीं कर पाया वो 12वीं के समय पे। तो कहीं ना कहीं वो एक कारण है, मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ तो उसी वजह से बैठा हूँ। मदुरई जिस कॉलेज में आपने सर एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन लिया था, वहाँ कुछ आईएएस और आईपीएस वहाँ से बन के निकले थे, उनसे भी बहुत प्रभावित हुआ? डेफिनेटली। तो एक वहाँ पे जो अभी तमिलनाडु में जो हाल ही में डीजी होके रिटायर हुए हैं, शैलेंद्र बाबू आईपीएस, वो हमारे कॉलेज के थे। और उसके बाद एक रवि आईपीएस, वो भी एक सुब्बाराजू, एक फिनेंस सेक्रेटरी के रूप में जो काम करके, वो सब हमारे कॉलेज के थे। जब हम लोग वहाँ पे जब गए थे तो डॉक्टर तो बन नहीं पाया, वो तो शुरू में तो वो बात चलने लगा, फिर बाद में मैं अपने आप को कन्विंस करने लगा, मेरे पेरेंट्स को भी कन्विंस करने लगा, भाई ये जो कोर्स है यहाँ रह के मैं वो जो काम मैं कर सकता हूँ, मैं वो जहाँ पे मैं पहुँच सकता हूँ, वो जो उससे बेहतर। तो ऑब्वियसली ये लोग जब वहाँ पे कॉलेज फंक्शंस में आते थे तो इंटरेक्शन करने की मौका भी मिलता था हमें, तो वो प्रभावित डेफिनेटली हुए हैं। तो उसी वजह से जो आगे की जो रास्ता में कहीं ना कहीं ये अपना जो क्या बोलना चाहिए, एक मोटिवेशन के तौर पे काम किए हैं। जब मेरा सिलेक्शन जब हुआ था, अभी भी मैं वो लेटर रखा हूं, मैं शैलेंद्र बाबा आईपीएस सर के यहाँ से कॉलेज अलुमनी के नाते वो एक मेरे को एक क्या बोलना, प्रशस्ति पत्र जो है वो भेजे थे। वो अभी भी मतलब वो ताज़ा है, वो
मैं घर पे रखा हूँ मैं वो लेटर को। सर बीएससी के बाद भी बहुत आराम से यूपीएससी फाइट किया जा सकता था। IARA पूसा आप पहुंचे, उसके पहुंचने का कुछ खास कारण? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी आप यूपीएससी दे सकते थे, पीजी करना, उसके बाद पीएचडी जाना, इसके पीछे की कोई खास वजह? भाई जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस एक तरह से गैम्बल तो बोल ही देंगे, बोलते हैं नॉर्मली, क्योंकि हमने देखा 7 अटेम्प्ट देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुए, वो भी देखा। पहले अटेम्प्ट में ही जो सेलेक्ट होके जो गए बच्चे उनको भी देखे। तो इसीलिए मैं उतना मतलब जो कंफर्टेबल नहीं था इमीडिएटली जो यूजी के बाद इसमें बैठ जाएं, सिविल सर्विस तैयारी के लिए बैठ जाएं। दूसरी बात, एग्रीकल्चर में एक जो ये होता है, जैसे आप यूजी मदुरई में कर लो, पीजी यदि अगर दिल्ली पहुंच गया, उसके बाद सिविल सर्विस की जो राह है वो थोड़ा आसान हो जाता है, ये बताते हैं लोग। क्योंकि हमारे जो साथ में जो जितने भी हमारे सीनियर्स थे, ये यही राह पकड़ के वहाँ पे जो पूसा में पहुँच गए थे और सिलेक्शन भी हो गए थे। वो सब हम जानकारी लेते थे, सुनते थे। तो इसीलिए मुझे लगा दिल्ली जाने से मेरा जो सिविल सर्विस प्रिपरेशन की जो चांसेस हो सकता है तो और ब्राइट हो सकता है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे पूसा में जाके ज्वाइन किया मैंने। माता पिता तो थे ही सर आपकी सफलता के पीछे। मदुरई के जब बीएससी आप कर रहे थे, मैडम से भी मुलाकात वहीं हुई, मैंने सुना सर, क्योंकि एक प्रेरणा तो वो भी थी यहाँ तक पहुँचने। डेफिनेटली, जब मेरे से जो 3 साल जूनियर रही कॉलेज में, मेरे जो धर्मपत्नी है, और जैसे मैंने जो दिल्ली पहुंचा तो एक तरफ मम्मी पापा की प्रेम और उनके जो मोटिवेशन, और दूसरे तरफ जो मैडम, बाकी मतलब किसी काम से जो झगड़ा नहीं होती थी, पढ़ाई क्यों नहीं की है वाली बात पे जो झगड़ा जरूर हो जाती थी। तो एक तरफ से मैं लकी हूँ, तो दोनों तरफ से मुझे जो सपोर्ट जो मिलना चाहिए था, एक्चुअली जो मिलना चाहिए वो मुझे मिलता रहा, अभी भी मिल रहा है ना। पेरेंट्स से भी उतना ही सपोर्ट और घर से भी उतना ही सपोर्ट। तो हो सकता है मतलब जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसके पीछे अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं, तो उसके पीछे तो यही तो कारण है। पूसा का वो कॉलेज सर, बड़े बड़े नाम, कार्तिकेय पांडियन साहब उड़ीसा में बहुत अच्छी पोस्ट में 5T के अध्यक्ष हैं वो, सी सिंथिल पांडियन साहब, जिनको आप अपना गुरु भी मानते हैं। जी जी, देखिए उसमें पूसा की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो JRF जो कहते हैं, वो ऐसे नहीं होता है, मतलब तगड़ा तैयारी की ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचने के लिए। जब दिल्ली पहुँचे हम लोग, तो बिना कुछ सोचे समझे मैं और मेरे एक दोस्त दोनों हम निकल पड़े दिल्ली के लिए एग्ज़ाम तैयारी के लिए। जब वहाँ पे गए थे तो उस समय जो एक कमरा चाहिए रुक के पढ़ने के लिए, बहुत सारे ऐसे जो सीनियर्स थे हमारे यहाँ से जो आके वहाँ पे हमारे कॉलेज से वहाँ PG और PhD करते थे, जिनके कमरे में जाओ वहाँ पे 2 से 3 लोग पहले से ही वहाँ पे बैठे हुए थे। ना उनसे पूछ सकता था मैं भी यहीं रुकूं, तो या मेरे पूछने के पहले वो बता देते थे भाई यहाँ पहले से ही भरा हुआ है, ये नहीं हो सकता। जब हम सेंथिल पांडियन सर के यहाँ गए थे, उनके यहाँ पहले से 3 लोग पढ़ाई कर रहे थे, वो भी जो एस्पिरेंट्स थे JRF की। हम दोनों जब वहाँ पहुँचे तो पूछे तो क्या हुआ, कैसे आए? सर तैयारी करने के लिए आए हैं। अच्छा एक काम करो, जो सामान जहाँ रखे हो ना उसको लेके इधर आ जाना। बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे समझे, उस कमरे में 5 लोग रुकते थे। पलंग में 2 लोग सोते थे, नीचे 3 लोग सोते थे। जैसे हम लोग लेटते थे सुबह वैसे ही हमको उठना पड़ता, मतलब इधर उधर करने की भी कोई गुंजाइश नहीं था। तो वो एक कारण है। अगर वहाँ पे अगर कोई जगह नहीं मिलता, या तो फिर हम वापस जाने की अपन मन बना लिए थे, या फिर कहीं और मुश्किल पे मैं कहीं और लेके पढ़ाई करते। तो दूसरा जो 2002 में वो IAS बन गए, और जिस डिपार्टमेंट में वो सीनियर थे मैं जूनियर वहाँ पहुँच गया, तो वो भी एक कारण हो गया। जो प्लान पैथोलॉजी में मेरा PhD हुआ, MSc PhD हुआ, वो भी प्लान पैथोलॉजी में ही जो मेरा सीनियर रहे।
और 2002 में वो IAS बन के निकल गए। तो मैंने जिस कमरे में वो रुकते थे उसी कमरे में लिया मैंने। एक खासियत वहाँ पे एक पूसा में एक वसंत हॉस्टल करके एक है, वहाँ एक पर्टिकुलर कमरा जो बोलते हैं 39, रूम नंबर 39। उस रूम नंबर 39 की खासियत ये है, वहाँ पे जो वहाँ पे रुके पढ़ाई किए हैं वो बना कुछ ना कुछ। मेरे से पहले कम से कम 4 लोग वहाँ से निकले थे, मैं 5वां आदमी था उस कमरे से। तो इसीलिए मतलब जो वो तो गुरु तो है ही है। कहते हैं सर, जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन वही दोस्त जब टॉप करता है और हम बाहर हो जाते हैं उस रेस से तो बहुत ज्यादा दुख होता है। बिल्कुल यही बात है, जो 3 इडियट्स वाली जो बात है ना, वही मैं अभी भी याद करता हूँ। जब ये साथ वाले पूसा ऐसा जगह है, वो जो उसको क्या कहना चाहिए, जैसे जो पक्षियां आते हैं साइबेरिया से यहाँ पे जो माइग्रेट होके आते हैं, यहाँ पे अपना जो परिवार बढ़ा के फिर निकल जाते हैं। पूसा भी एक तरह से जो वैसे ही एक बैड सेंचुरी टाइप का ही है। बाहर से आते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे पढ़ के एक अचीवमेंट हासिल करके वहाँ से निकल जाते हैं, और निकलना भी चाहिए समय पे। यदि अगर नहीं निकल पाते तो आपको वहाँ पे फेलियर के रूप में आप देखे जाओगे। वहाँ पे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। जब PhD सेकेंड ईयर जब पहुँच गया था, उस समय मेरा जो सेकेंड अटेम्प्ट मैं दे रहा था, दिमाग में एक ही बात चल रहा था, मेरे PhD खत्म होने के पहले मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेके यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ से बिना कुछ अगर नौकरी लिए अगर गया बाहर, तो फिर तो मैं सफलता की बात तो वहाँ पे कुछ होती नहीं है। तो इसीलिए जो ये वाली जो दोस्त वहाँ पे ये नेगेटिव कनोटेशन में नहीं देखना चाहिए, वहाँ पे ये पॉजिटिव कनोटेशन में हम देखते थे। मेरे अगल बगल की जो लोग अगर सर्विस पाके अगर निकल जाते हैं तो फिर उसको हम पॉजिटिवली लेते थे, भाई यदि अगर वो निकल सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। तो उसके लिए मतलब यदि अगर पहले 16 घंटे पढ़ाई अगर किया, फिर 18 घंटे पढ़ लो। उम्र बढ़ती जा रही थी, मैडम के घर से प्रेशर भी आ रहा होगा उनकी शादी के लिए। फिर मैं बात करूं MVIT बेंगलुरु की, जहां 28 दिन नौकरी भी आपने की, तो ये लग रहा होगा कि यार पहले शादी हो जाना चाहिए समय पे, या कहीं ना कहीं सेटल होना जरूरी था, ऐसा लग रहा था। शादी की बात तो बिल्कुल दिमाग में नहीं था आदित्य। मुझे मतलब एक नौकरी की तलाश था, क्योंकि जब मैंने 2006 में मेरा PhD कंप्लीट हो गया था, मैंने डिग्री हासिल कर लिया था। उसके बाद उस समय में एक मेंस एग्जाम दे रखा था मैं, पर मुझे कहीं ना कहीं सेटल होना था कोई भी नौकरी से। मतलब उस तरह की मन में तो वो बात आ गई थी, जैसे मैं बता रहा था ना, बिना कुछ लिए उस कैंपस छोड़ना तो गुनाह है एक तरह से। तो मैं फिर एक सर MVIT है, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में, वहाँ मैंने अप्लाई किया था बायोटेक्नोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एंड लकी हूँ तो वो मिल गया। तो मैं फिर अपना जो सामान बांध के सीधे बेंगलुरु पहुंचा, 28 दिन वहाँ पे काम किया, उसकी तनख्वाह भी नहीं लिया मैंने। जैसे ही मेरे को मेंस की एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके बाद बिना बोले वहाँ से निकल गया चेन्नई के लिए इंटरव्यू तैयारी के लिए। पर वो जो नौकरी है इसीलिए बहुत खास है, भले ही वो 28 डेज की नौकरी है, पर इसीलिए बहुत खास है क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू में वही मेरा जो पुशअप किया, मतलब जो मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ाया, क्योंकि दिमाग में तो यही चल रहा था, कुछ तो है ही मेरे पास, नहीं भी कुछ मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यही बात है एक्चुअली। मतलब इंटरव्यू में आपकी कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपकी जो स्पॉन्टेनियसनेस वो चेक करते हैं, आपकी बिहेवियर उस तरह की वो चेक होती है। तो डेफिनेटली मेरे कॉन्फिडेंस की जो पार्ट था वो डेफिनेटली इस नौकरी से तो बड़ा ही था। बहन की शादी, आपकी शादी, उस समय तक क्लियर नहीं था सर कि यूपीएससी का तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन मिलेगा क्या जी? वो आज भी याद आता है। शादी के पहले आ जाता तो शायद डॉक्टर एस भारतीदासन ब्रैकेट में IAS लिखा जाता था। नहीं, वो मेरा जो शादी की फोटो देखे अभी भी मुझे थोड़ा अफसोस तो है वो, क्योंकि सिलेक्शन तो हो गया था पर ये क्लैरिटी नहीं थी, मतलब मुझे IAS मिलेगा या IPS मिलेगा। तो मम्मी पापा तो बहुत जिद कर रहे थे, मतलब कुछ तो डाल देते हैं। मैंने बोला कुछ नहीं डालेंगे। तो मैंने जो पढ़ के जो हासिल किया, मैंने जो डॉक्टरेट तो लिया हूं मैं, वो डॉक्टर लिखेंगे और PhD लिखेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। कुछ तो मिलेगा, जब मिलेगा तब लिखेंगे।
और तो मतलब उसके लिए तो पूरा उम्र बाकी है। ऐसे मेरे जो शादी कार्ड में भी कुछ नहीं है। फिर फाइनली जब पता चल गया कि आईएएस मिल गया सर, जी, पिता का पहला एक्सप्रेशन क्या रहा सर? वो मेरा जो पहला ये वाली बात मैंने मम्मी से, मम्मी घर पे थे तो उन्हीं से ये जो पहली बात हुई तो मम्मी तो रो पड़ी। मैं भी इस तरफ मैं रो रहा हूँ, उस तरफ मम्मी रो रही है। इट वॉज लाइक क्या बोलना चाहिए, जो आंसू जो है वो रुक नहीं रहे थे। और ये आंसू अलग टाइप की आंसू थी, क्योंकि उससे पहले जब मेंस तक इंटरव्यू तक पहुंच गया था 2005 में, उस समय जो हम दिल्ली में थे और यूपीएससी गए थे रिजल्ट देखने, जो वही था भाई इस बार तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारा तैयारी बहुत अच्छा गया, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया। तो यूपीएससी में जाके हम देखते गए तो उसके बाद आखिरी तक तो नाम नहीं था। फ़ोन पे जब मम्मी से बात कर रहा था तो आई कुडंट कंट्रोल माई टीयर्स, मैं रो दिया मैंने। यूपीएससी रुला देता है। जब आप अच्छे तैयारी करने के बाद यदि अगर नहीं हो रही है तो फिर डेफिनेटली मतलब जो आपको तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स तो ये आंसू ही था। बाद में मतलब जो मैं रियलाइज किया, मैंने जो उस समय भी मैं कहीं ना कहीं कुछ गलतियां मैंने की थी, उसको फिर ठीक किया तो फिर अगली बार हो गया। उस समय के आंसू और इस समय के आंसू में तो एक ही फर्क था। मैं वही कह रहा हूँ, यूपीएससी रुलाती तो है, चाहे वो खुशी के आंसू हो या दुख के आंसू हो, आंसू तो निकालती है सर। उसके बाद सर शादी हो गई, फाइनली आईएएस बन गए और कार्डर मिला छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में अभी 2007 में यहाँ पहुँच गए थे। अभी लगभग 17 साल तो हो ही गया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया बन गया हूँ प्रॉपर। और जो कलेक्टर की यदि अगर बात करते हैं तो एक मौका सौभाग्य के रूप में मिला था। जो नया जिला उस समय जो नया जिला बना था, उनमें से एक जिले में कलेक्ट्री करने की मौका मिला था। एक तरह से जो अलग टाइप की एक्सपीरियंस था, वो मैं हर चीज़ एक एक्सपीरियंस के रूप में मैं देखता था मैं। तो एक नया जिला को नींव से आपको शुरू करना है, खड़ा करना है। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी था, उन सबको एक तो करके फिर देन फाइनली एक प्रॉपर एक जिले की ऑफिस की सेटअप, प्लस पहला कलेक्टर का नाम हमेशा ऊपर रहता है और उनके द्वारा किया गया काम भी हमेशा लोग याद रखते हैं। अगर अच्छा काम करते हैं तो वो, या बुरा काम करते तो वो भी। तो मेरे जो दिमाग में ऐसे जो एक मन में वही चल रहा था, एक अच्छा काम यहाँ से करके निकले ताकि लोग कम से कम याद रखें अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे जैसे जो भर्ती की जो बातें हुई थी, मेरे समय पे वहाँ पे एक पटवारी का एग्ज़ाम भी हुआ था, जो क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के एग्ज़ाम भी हुआ था, एक भर्ती भी हुआ था बिना कुछ विवाद के। अभी भी मैं इस बात को गर्व से मैं कह सकता हूँ, एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ उस भर्ती के बाद। इतना जो साफ सुथरा एग्ज़ाम था वो अभी भी मतलब जो मैं याद करता हूँ। दूसरी बात, सूरजपुर में थोड़ा सा जो एरिया ऐसा है तो आपको तो पता ही है, एक तरफ जो प्रतापपुर है, दूसरा जो ओड़गी है और इस तरफ जो प्रेम नगर है। उस तरह की जो बात, वहाँ पे जो बच्चे हैं, जब बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए जब स्कूल जाता तो बच्चों से बात तो हो ही जाती थी। बच्चों से पूछते तो बच्चे तो आप क्या बनना चाहते हो वाली बात पे, जब शहरी स्कूलों में जब जाते थे तो कहीं ना कहीं आपको ये बात तो मिल ही जाएगा, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है वाली बात। टू माई सरप्राइज वहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट वाला जो वहाँ पे जो ग्रेड लेवल था वो शिक्षक था। मुझे शिक्षक बनना है। उसके बाद कोई बोलता है मुझे नेता बनना है, कोई बोलता है मुझे ठेकेदार बनना है, कोई बोलता है मुझे आर्मी में जाना है, कोई बोलता है मुझे पुलिस बनना है। कोई बच्चे ये नहीं बोले, जबकि वो बच्चे शार्प बच्चे थे, मतलब अच्छे, मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, क्योंकि बाकी सवाल में तो बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे। मुझे मतलब मन में यही लगा यार इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तब एक जो इनिशिएटिव ऐसे जो इंजोर नाम से एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया था वहाँ पे। प्रकाश उसका नाम है, जो अगर देखा जाए तो मीनिंग तो प्रकाश होता है। घर पे कोई
बच्चे अगर अच्छी जगह पहुंचते हैं तो वो घर में ही पूरा एक रोशनी उजाला फैलाते हैं। तो इंजोर एक योजना वहाँ पे हमने चलाया, तो वहाँ से इस तरह की जो दूर दराज की जो स्कूलों से जो अच्छे बच्चे हैं उन बच्चों को एग्जामिनेशन के माध्यम से सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लाते थे मुख्यालय। वहाँ पे जो हॉस्टल हैं, ट्राइबल आश्रम जो भी थे वहाँ पे इन बच्चों को रुकवा के वहाँ पे जो बेटर स्कूल हैं, जो उन स्कूलों में उन बच्चों को हमने एडमिशन कराया। अभी ये बोलते हुए मुझे खुशी आ रही है, तो अभी जो मैं हर साल उसकी इनपुट्स लेता था, अब जो लगभग वो 12-13 साल हो गया, तो मैंने सुना था उनमें से कई बच्चे इंजीनियर बन के काम कर रहे हैं, कई बच्चे जो स्पोर्ट्स में जो अचीव होके कहीं काम कर रहे हैं। इन मूछों का क्या कारण है? सब आज भी याद करते हैं सर कि सबसे अलग कोई आईएएस दिखता है पूरी आईएएस लॉबी में तो भारतीदासन साहब। नहीं, एक्चुअली मेरा दादा की इंस्पायर्ड बाय कमल हसन समथिंग। हाँ, वो तो है ही है। दादा ने थोड़ा मतलब जो ऐसे वाले मूछे रखे थे, तो मैंने सोचा तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ऊपर से मैं कमल हसन की बहुत बड़ा फैन हूँ, अभी भी हूँ। तो मिलने की मौका तो मिला नहीं है, पर मिलूंगा कहीं ना कहीं। पर उनके द्वारा जो एक मूवी में सपोर्ट किया हुआ मूछे था, तो चल रहा है अभी। भारतीदासन साहब के बारे में जितने लोग जानते हैं जरूर जानते हैं कि गाना बहुत अच्छा गाते हैं भारतीदासन। थोड़ा बहुत गाता हूँ यार, ज्यादा। मैंने फेसबुक में भी कई बार सुना है सर, अगर 2 लाइन दर्शकों के लिए भी गुनगुना दें तो बहुत अच्छा होगा सर। हैप्पी एंडिंग हो पाएगी। मुझे गाना भी होगा। 2 लाइन सर, कम से कम जो आपको पसंद हो, जो गाना। मैडम के लिए गा दीजिए 2 लाइन। रिम जिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू आदित्य। आपने सुना डॉक्टर एस भारतीदासन साहब को। देखिए, हर चीज है जीवन में आपके पास, ऊपर वाले ने सब कुछ देने की पहले से सोच के रखा आपको, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेशन आपको लगातार बनाए रखना पड़ेगा। और सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूपीएससी में, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको पहले से तय करना। ज्यादा पढ़ने के चलते जो मेन सिलेबस है उसको अगर आप छोड़ देंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। और अगर सफलता लगातार नहीं मिल रही तो भी एक बार आपको रुक कर सोचने की जरूरत है, गलती आखिर हुई कहां पर है। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत